हेलो एवरीवन। अब हम लेकर के आए हैं डॉट पोलैरिटी के आगे का टॉपिक, जिसमें हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ डॉट पोलैरिटीज़ को देखना है। अभी तक जैसा कि आपने देखा, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ डॉट पोलैरिटीज़ चेक की थी। कब म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा एडिशन में आ रहा था, मतलब सपोर्टिव रोल में था, या कब वो अपोज कर रहा था। इस चीज़ को देखने के लिए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के 4 केस देखे थे। अब उसी के आगे वैसे ही 4 केस, अगर वही 2 इंडक्टर पैरेलल में लगे हों तो क्या हो सकते हैं। वीडियो के एंड में ट्रिक को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए तो मान लीजिए 2 इंडक्टर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हों। 2 इंडक्टर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हों तो इनके बीच में हमारा फ्लक्सेस कब सपोर्ट करेंगी, कब अपोज करेंगी, ये हमें चेक करना है। मान लिया पहले केस में पोलैरिटीज़ हमारी सिमिलर हैं कि एक सेम साइड पे। सेम साइड होने का मतलब ये है कि अगर कोर पे जैसा इसको बाउंड किया गया है, सेम उस वैसा ही इसको भी बाउंड किया गया है। अगर दोनों सेम बाउंड है, इसको समझने के लिए हम एक कोर बना के चेक भी कर लेते हैं, तो हम लोग को क्लियर रहेगा कि हमारा कैसा बाउंड है ये। पहले केस में हमने मान लिया ये जो वायर आ रहा है ये ऊपर से होकर के इसके पीछे जा रहा है। पीछे चला गया। सेम प्रोसीजर हमने यहाँ भी मान लिया कि ये इसके ऊपर से होकर के इसके पीछे जा रहा है। ये हो गए 2 पैरेलल इंडक्टर। अब इसका काम समझिएगा। अगर एक में करंट फ्लो I कर रही है, एक में करंट I1 फ्लो कर रही है, तो ये करंट की डायरेक्शन कोर के हिसाब से समझिएगा। ये कोर है आपका, कोर में ये जो करंट है ये इधर से घूम के जा रही है राइट हैंड रूल से। ये कोर जो है, इस कोर पे जो वायर है ये इधर से घूम के तब पीछे बेंड हो रहा है, आगे से जाके पीछे बेंड हो रहा है। तो ऐसे केस में ये जो करंट होगी ऊपर, मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन जो होगी वो ऊपर थंब के तरफ होगी, तो ये ऊपर जा रही है। फ्लक्स किधर फ्लो करेगी, ऊपर के साइड। सेम प्रोसीजर इसके साथ भी आप देखेंगे, करंट जो आ रही है वो इस फिंगर्स की डायरेक्शन में जा रही है। फिंगर्स की डायरेक्शन में जब जा रही है तो फ्लक्स कहाँ जाएगी, थंब की डायरेक्शन में। दोनों ही केस में आपको पता चला जो फ्लक्सेस हैं वो ऊपर के साइड फ्लो कर रही हैं। फ्लो कर रही हैं। अगर ऐसा है तो हम पहले केस में मान लेते हैं L1 इंडक्टर, दूसरे में L2 इंडक्टर। इसमें Φ1 प्लस, इसमें Φ2 प्लस, इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, E1 EMF, E2 EMF, टोटल EMF E, यहाँ पे करंट I। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, वो क्या हैं ये देखते हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। ये I ओवरऑल करंट I1 प्लस I2 के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। पैरेलल में आप जानते हैं करंट्स का एल्जेब्रिक सम हो जाता है। एल्जेब्रिक सम मतलब आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। इस नोट पे KCL लगा के हमने देख लिया, I बराबर I1 प्लस I2। अगर ऐसा है तो ओवरऑल इसकी डिफरेंशियल करंट I बराबर dI1 बाई dt प्लस में dI2 बाई dt बिल्कुल मिलेगी। ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। हम जानते हैं यहाँ पे E की वैल्यू देखिएगा। E जो है EMF में, पैरेलल के केस में EMF बराबर होता है, इसलिए एक रिलेशन मिल गया। E बराबर E1 बराबर E2, दोनों ही केस में मतलब I की वैल्यू मिल चुकी है, E1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप जानते हैं EMF E जो है हमारा, वो फ्लक्स के साथ कैसा प्रोपोर्शनल होता है,
सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जहां भी अवेलेबल होगी वहां ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस n टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी कह सकते हैं। E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस n टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। अगर ऐसा है तो अगर यहाँ फ्लक्स 1 की बात करें तो यहाँ पे N1 आ जाएगा, सॉरी E1 आ जाएगा। E1 इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई वन बाई डी टी। E2 इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई टू बाई डी टी। ऐसा मिलेगा। इन केस में ध्यान दीजिएगा E1 और E2 के टर्म्स में, अभी हम फ्लक्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स भी किसी ना किसी टर्म से प्रोपोर्शनल आनी चाहिए ना। हमें चाहिए क्या, आई के टर्म्स में रिलेशन चाहिए, आई चाहिए। तो यहाँ पे तो अभी आई आ नहीं रहा है, तो अब इनको आई में चेंज करिए। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एल आई लिख सकते हैं। अगर फ्लक्स एल आई के बराबर है तो अगर यहाँ पहली फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फाई 1 तो L1 I1 हो जाना चाहिए। वैसे ही फाई 2 की बात करें तो L2 I2 हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो ये पहली फ्लक्स है, पहली फ्लक्स क्या अकेले अपने पे इफेक्ट डाल रही है? इसके ऊपर इसके अंदर काम करने वाली म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होने वाली फ्लक्स, मतलब जो इसकी फ्लक्स है कुछ ना कुछ इसके ईएमएफ पे भी इफेक्ट डालेगी। इसका ईएमएफ, इसकी फ्लक्स इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगी। अब वो देखना है कि यहाँ प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे। इसके लिए हमने मान लिया पहले इसकी डायरेक्शन को, दोनों साइड डॉट पोलैरिटी सेम थी, तो इसका मतलब डायरेक्शन इसकी कैसी है, सेम है। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए प्लस टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ m I2 प्लस में m टाइम्स ऑफ I1। पहले केस में आपको MI2 मिल गया, दूसरे केस में MI1 मिल गया। इसी के आगे अब हम इसी फ्लक्स के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब E1 और E2 के टर्म्स में बात करेंगे। अगर हम E की बात करें तो माइनस E टाइम्स ऑफ L1 dI1 बाई dt प्लस में m टाइम्स ऑफ dI2 बाई dt। ये कैसे कर दिया हमने, फ्लक्स के टर्म्स में ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स का डिफरेंशिएशन, तो L M तो कांस्टेंट टर्म हो गए, तो I1 और I2 हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट, dI1 बाई dt dI2 बाई dt। वैसे ही माइनस E टाइम्स ऑफ L2 dI2 बाई dt प्लस में m टाइम्स ऑफ dI1 अपॉन में dt। इतना मिल गया। इनको अलग अलग इक्वेशंस मान लेते हैं। पहली इक्वेशन में से हम I1 को निकाल लें, दूसरी इक्वेशन से I2, मतलब टोटल एक टर्म से निकाल के हमें dI1 बाई dt निकालना है, dI2 बाई dt निकालना है। दो अननोन इक्वेशन है, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो सीधी सी बात है इसको हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन की तरीके से। तो पहले केस से dI1 अपॉन में dt, पहले केस से हम बाहर कर रहे हैं, माइनस E पहले से था, माइनस इधर आ गया, m इंटू dI2 बाई dt, L1 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दोनों जगह जाके डिवाइड में आ जाएगा। L1 मल्टीप्लाई में था, दोनों जगह जाके डिवाइड में आ गया। वैसे ही अब इस टर्म को उठा के दूसरे हिस्से पे रख दिया जाए, पहले वाले टर्म को उठा के दूसरे पे रख दिया जाए, तो माइनस E यहाँ पहले से है, इक्वल टू L2 dI2 बाई dt, ये ऐसे ही आ गया, प्लस में m, प्लस में m से मल्टीप्लाई करना है दोनों जगह, E बाई L इंटू में m स्क्वायर अपॉन में L1 dI2 अपॉन में dt। यहाँ पे dI2 ध्यान दीजिएगा, पहले वाले हिस्से में
इस जगह से हमने इतने टर्म में di1/dt की जगह उठा के केवल इतना पुट कर दिया, तो m का गुणा एक बार इस जगह हो गया -em/l -em/l, यहाँ पे m का मल्टीप्लाई हुआ तो m² हो गया, माइनस में m²/L1 di2/dt। जितना टर्म था डायरेक्टली यहाँ रख के m से मल्टीप्लाई कर दिया गया। आगे आपको मिल जाएगा कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लीजिए, वेरिएबल टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, -e इसमें से इधर ले आए, प्लस में em/l, ये L1 है, -e प्लस में em/L1, इधर से ध्यान दीजिएगा, -e प्लस में em/L1, इतने टर्म को हम इक्वल टू के इधर ले आए हैं। अब इधर के हिस्से से जो हिस्सा कॉमन हो रहा है उसको एक साथ कर लीजिए, इज इक्वल टू L2 माइनस ऑफ m²/L1 di2/dt। इसमें से जो कॉमन हो एक साथ कर लीजिए, जो अलग हो उसको अलग कर दीजिए। L1 हम कॉमन लेकर के अलग कर सकते हैं, यहाँ से L1 आपस में कट जाएगा, माइनस में e हमने कॉमन ले लिया, L1 माइनस m इज इक्वल टू L2 माइनस L1 माइनस ऑफ m² di2/dt। ये फैक्टर्स आपको मिल गए, जिसमें से इस I2 के फैक्टर को अब पहले वाली इक्वेशन में वापस रख देना है, क्योंकि हमें di1/dt चाहिए। यहाँ पे देखिएगा हमें टोटल इक्विवेलेंट करंट पे जाना है, तो di1 पता होना चाहिए, di2 पता होना चाहिए। अभी हमने एक टर्म निकाला है, वैसा ही सेम प्रोसीजर करके अभी दूसरा टर्म निकालने वाले हैं। यहाँ से इतने टर्म को उठा के हमें यहाँ रख देना है di2/dt की जगह पे, तो di1/dt इसको ऐसे ही छोड़ दिया, di1/dt को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, -e/L1 -e/L1 इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस में m/L1, ये टर्म भी कांस्टेंट था, ऐसे ही छोड़ दिया। अब di2/dt की जगह पे इतने टर्म को हम रख सकते हैं, -e ब्रैकेट विथ L1 माइनस m अपॉन में L2 L1 माइनस ऑफ m²। इतने जो मल्टीप्लाई फैक्टर था इसको हमने यहाँ लाके डिवाइड में कर दिया, एक साथ हो गया। इस टर्म को हमें सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें से L1 कॉमन हो जाएगा, L1 कॉमन लेकर के हम इस टर्म को एक साथ कर सकते हैं, ये पूरा पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इधर आ जाए, -e पहले ही यहाँ माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करके प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करके जब यहाँ प्लस हो जाएगा तो आगे क्या बचेगा, -e L2 L1, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस में em², ये m² इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई, प्लस में e L1m, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ m²e अपॉन में ओवरऑल टर्म्स में देखेंगे आप, नीचे जो जो बच रहा है L1 एक अलग से फैक्टर बच रहा है, ब्रैकेट विथ L2 माइनस ऑफ m², L2 L1 माइनस विथ m²।
जिसमें से ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपस में कट गया पहले तो, इसमें से L1 दोनों साइड कॉमन दिख रहा है तो हम इसको भी काट सकते हैं। L1 हमने काट दिया। आपको मिल क्या गया? मिला क्या आपके पास? इसके अंदर से E1 कॉमन होकर के di1/dt, ये हमको चाहिए था, माइनस E हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास बच गया है L2 माइनस M, L2 माइनस M अपॉन में L2 L1 माइनस ऑफ M स्क्वायर, इतना टर्म बच गया। पहले क्या बचा हुआ था? L1 माइनस M अपॉन में L2 L1 माइनस ऑफ M स्क्वायर, इतने ही टर्म में। तो यहीं से di2/dt, टोटल di/dt हमारे पास बच जाएगा। इतने टर्म को हमने माइनस E रख दिया अपॉन में L2 L1 माइनस ऑफ M स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म दोनों में है, इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है और इस जगह पे भी है। दोनों ही टर्म को हमने एक कर दिया। कॉमन होने के बाद इस टर्म से क्या बच जाएगा? I1 का टर्म पहले लिख रहे हैं तो I1 में क्या बच जाएगा? L2 माइनस M। यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या बच जाएगा? L1 माइनस M प्लस में L1 माइनस M, जिसमें से सबको ओवरऑल टर्म एक कर देंगे तो आपके पास मिल जाएगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, टोटल DI इक्विवेलेंट अपॉन में DT, ये बराबर हो रहा है 1/L इक्विवेलेंट इंटू E, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से DI इक्विवेलेंट बाई DT बराबर होगा माइनस E, अंदर क्या बच गया? L2 प्लस L1 माइनस टाइम्स ऑफ 2M अपॉन में L1 L2 माइनस ऑफ M स्क्वायर। ये 1/L इक्विवेलेंट के बराबर है, तो L इक्विवेलेंट आपके पास कितना बच जाएगा? इसका ठीक रिवर्स। L इक्विवेलेंट आपके पास कितना बच जाएगा? इसका ठीक इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट आपके पास मिल गया L1 L2 माइनस ऑफ M स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2M, पहले केस के लिए डेरिवेशन, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? करंट के साथ। करंट हमको निकालना है इक्विवेलेंट करंट के टर्म्स में। सीधी सी बात है, L की अगर हमें बात करनी है तो हमें वोल्टेज पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए, L इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। तो L इक्विवेलेंट हमारे पास है नहीं, तो हम या तो E निकाल लें या तो D इक्विवेलेंट निकाल लें। अगर हमें ये चाहिए है तो या तो हम E निकाल लें या इन दोनों की बात निकाल लें। E तो हमारे पास कांस्टेंट था पूरे में, तो E को तो हम निकालेंगे नहीं, बचा क्या? DI इक्विवेलेंट। तो ओवरऑल टर्म्स में से किसी तरीके से अगर हम DI इक्विवेलेंट निकाल लें तो हमारे पास L इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा। इसको निकालने के लिए हमने पहले I की वैल्यू देखी, I बराबर I1 प्लस I2 हमको मिल चुका। इसके आगे हमने देखा अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म di/dt चाहिए तो सब जगह पे हम डिफरेंशिएट कर दें। ओवरऑल टर्म में जब आपने डिफरेंशिएट किया तो di/dt बराबर di1/dt प्लस में di2/dt मिल गया।
इतने टर्म के साथ आपने देखा तीनों ही केस में, मतलब पैरेलल केस में वोल्टेजेस क्या होते हैं, समान होते हैं। E बराबर E1 बराबर E2, E बराबर E1 बराबर E2। अगर ऐसा है तो हमारी जो EMF होती है वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए जहां सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वहां EMF प्रोड्यूस होगा। इसलिए हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली L1 I1 प्लस में m टाइम्स ऑफ I2। यहाँ प्लस क्यों लगाया गया ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बना के दिखाया था कि उसकी डायरेक्शन कैसी थी, दोनों एक ही डायरेक्शन में थी। दोनों अगर एक डायरेक्शन में है तो यहाँ प्लस हो गया, अगर दोनों रिवर्स हो जाती या एक दूसरे का अपोज करते तो यहाँ माइनस हो जाता। सेम प्रोसेस में φ1 निकाल लिया, φ2 निकाल लिया। φ1 φ2 के बाद हमने EMF का टर्म निकाला। EMF E1 की बात कर रहे हैं तो पहले केस में L1 के टर्म्स में जब बात कर रहे हैं तो यहाँ L और M तो आपस में कांस्टेंट टर्म है, तो डिफरेंशिएशन करते समय इनका तो वेरिएबल होगा नहीं। बचा क्या, I1 I2 को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। di1 बाई dt di2 बाई dt, दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस E टाइम्स ऑफ L2 di2 बाई dt प्लस में m टाइम्स ऑफ di1 बाई dt। अब हमको निकालना क्या है, हमें देखा था इक्वेशन में di1 बाई dt और di2 बाई dt, ये दो टर्म हमको चाहिए हैं। अगर ये दो टर्म चाहिए हैं तो हमने एक बार di1 बाई dt निकाल लिया, दूसरी बार में di2 बाई dt निकाल लिया। पहली बार में di1 बाई dt निकाल लिया, दूसरी बार में di2 बाई dt निकाल लिया। पहले इक्वेशन से di1 बाई dt निकाला, ये बच गया हमारे पास। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करने के बाद हमने इस इक्वेशन में उठा के रख दिया, पहली इस जगह पे लाके रख दिया इसको। अगर ऐसा हमने पुट कर दिया तो आपके पास ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। यहां से di2 बाई dt आप निकाल सकते हैं, di2 बाई dt आप निकाल सकते हैं। इसको उठा के हमने पुट कर दिया वापस पहली इक्वेशन में, इस इक्वेशन को उठा के हमने वापस पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आपके पास मिल गया है ओवरऑल टर्म्स di1 बाई dt बराबर, हाँ, di1 बाई dt बराबर माइनस E टाइम्स ऑफ L2 माइनस M L2 L1 माइनस ऑफ M स्क्वायर। आपके पास मिल गया है माइनस E L2 माइनस M L2 L1 माइनस ऑफ M स्क्वायर। इसमें से आपने ध्यान दिया जब di1 बाई dt मिला है तो हमें di2 बाई dt के साथ अब इसको क्या कर देना होगा, ऐड, क्योंकि हमारी पहली इक्वेशन क्या कह रही थी, दोनों का एडिशन। पैरेलल केस में करंट का अलजेब्रिक सम हो जाता है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या कर दे रहे हैं, आपस में ऐड कर दे रहे हैं। इन दोनों को जब ऐड किया तो ये नीचे का टर्म ध्यान दीजिएगा L2 अपॉन में L2 L1 माइनस M स्क्वायर, ये दोनों हिस्से में कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन है, ये यहाँ पे भी कॉमन है। तो हमने इन दोनों को पहले ही बाहर कर दिया, E भी कॉमन था, E भी बाहर हो गया माइनस के साथ। बचा क्या है अंदर, L2 माइनस M, L2 माइनस M आ गया। इसमें क्या बचा है, L1 माइनस M, यहाँ L1 माइनस M आ गया। सॉल्व करने पर आपको पता चला कि L2 माइनस L2 प्लस L1 माइनस ऑफ 2M, L2 प्लस L1 माइनस ऑफ 2M, ये ओवरऑल टर्म किसके बराबर है, 1 अपॉन L इक्विवेलेंट के। किसके बराबर है, 1 अपॉन L इक्विवेलेंट के। तो यहाँ से L इक्विवेलेंट आपके पास कितना मिल गया, L1 L2 माइनस ऑफ M स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2M। अगर क्लियर हो तो अब इसी का नेक्स्ट केस देखेंगे जब ये अपोज कर रहे हों। अगर ये क्लियर है तो इसी के आगे देखा जाएगा जब ये एक दूसरे का अपोज कर रहे हों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओवरऑल टर्म्स में हमें तो थोड़ा ही सा चेंज करना है, आपको पूरा चेंज करना होगा। अब हम दूसरा केस देखेंगे जिसमें L1 L2 एक दूसरे का अपोज कर रहे हों, L1 और L2 एक दूसरे का अपोज कर रहे हों।
कि अभी हम डिसाइड कैसे करेंगे। अगर ये कोर बाउंड ऊपर से नीचे के साइड होगा तो ये जस्ट अपोजिट नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। अब हम इसको बना लेते हैं थोड़ा सा कोर के ऊपर। हमने इसको बना लिया है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब हमने करंट की डायरेक्शन ये फ्लो कर दी, इसमें करंट की डायरेक्शन ये फ्लो हो गई। देखने में तो लग रहा है कि दोनों एक जैसा दिख रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ध्यान देंगे, अगर ये कोर है, ये हिस्सा कोर है, तो कोर के पहले हिस्से पे जो करंट फ्लो कर रही है, इस वाले में जो करंट फ्लो कर रही है वो ऊपर से इधर है। ये फिंगर्स जो हैं करंट की डायरेक्शन है, तो ये ऐसे बेंड हो रहा है पीछे से जा करके। तो फ्लक्स किधर होगी? थंब के साइड ऊपर के डायरेक्शन में। फ्लक्स किधर फ्लो करेगी? थंब के साइड ऊपर की डायरेक्शन में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फ्लक्स जो हो रही है, इसमें जो कोर है, इसके ऊपर जो करंट आ रही है वो पीछे से आ रही है। इसके पीछे से वायर होकर के तब आगे आ रहा है, पीछे से वायर होकर तब आगे आ रहा है। और फ्लक्स किधर बन जाएगी फिर? नीचे के साइड। अगर ये थंब हमारा फ्लक्स शो कर रहा है, तो अब फ्लक्स की डायरेक्शन हो गई नीचे के साइड। दोनों एक दूसरे का क्या करने लगे? अपोज। अगर ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो पहले केस में अगर ईएमएफ बढ़ रहा था, तो अब क्या होगा? घट जाएगा। मतलब ओवरऑल फ्लक्स के टर्म्स में जहां φ1 की बात कही गई थी, वहां पे L1 I1 पहले ऐसे ही रखा गया था, इसके साथ हमने प्लस में जोड़ दिया था ना, MI2 को उस केस में प्लस के साथ जोड़ दिया गया था, लेकिन अब इसके साथ हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास φ1 कितना मिल गया? L1 I1 माइनस ऑफ M2 I2। वैसे ही φ2 की जब हम बात करेंगे, L2 I2 माइनस टाइम्स ऑफ M I1। दो फ्लक्स दो बार में अब क्या हो गई? डिफरेंशिएट हो गई। अब इन्हीं फ्लक्स के टर्म्स में जब हम E की बात करेंगे, माइनस E इज इक्वल टू L1 dI1 अपॉन में dt माइनस ऑफ M dI2 बाई dt। माइनस E L1 dI1 बाई dt माइनस ऑफ M dI2 अपॉन में dt। अगर ऐसा है तो दूसरे केस में माइनस E L2 dI2 अपॉन में dt, इस वाले के लिए माइनस ऑफ M dI1 अपॉन में dt। दो केस मिल गए। इन दोनों ही इक्वेशन से सेम प्रोसेस दोबारा करना है। I1 की वैल्यू एक बार इलिमिनेट करेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, I2 निकालेंगे, फिर I2 की वैल्यू पहले में रख के I1 निकालेंगे। ओवरऑल टर्म्स में से मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहले में से इक्वेशन 1 निकालने पर dI1 बाई dt, dI1 बाई dt निकाल रहे हैं, तो माइनस E तो पहले से है, प्लस में M dI2 बाई dt। यहाँ पे L1 डिवाइड में है, L1 यहाँ डिवाइड में आ गया। ओवरऑल टर्म से अब इसको उठा करके हमें दूसरे में पुट कर देना है। इस जगह पे जब हम पुट करेंगे, आपके पास मिल जाएगा माइनस E पहले हिस्से से, सॉरी यहाँ माइनस E इज इक्वल टू L2 dI2 बाई dt, L2 dI2 अपॉन में dt माइनस ऑफ M dI1 बाई dt की जगह अब हमें ये पुट करना है।
माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया, ई एम अपॉन में L1, इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने पे ये आ गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऑफ एम स्क्वायर अपॉन में L1 di2 बाई dt। ओवरऑल टर्म से आपको ये मिल गया। इस टर्म से हमें I2 को फिर से निकालना है। I2 फिर से निकालेंगे, माइनस ई माइनस ऑफ m अपॉन में L1 अपॉन में L1, इसमें से हमारे पास बच गया L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर अपॉन में L1 ब्रैकेट के साथ di2 अपॉन में dt। ओवरऑल टर्म्स में से आप यहाँ पे फिर से L1 को कॉमन लेकर के, L1 का एलसीएम लेकर के L1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से di2 बाई dt आपके पास बच जाएगा, पहले टर्म में से माइनस ई कॉमन है, बाहर कर लिया, L1 प्लस m अपॉन में L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर, इतना बच गया। इस di2 बाई dt को उठा के हमें वापस पहले वाले में पुट करना है, तो di1 बाई dt का मान मिल जाएगा। तो di1 बाई dt हम दोबारा निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस ई अपॉन में L1 माइनस ई बाई L1, ये पहले से था, कांस्टेंट टर्म है, ऐसे ही आ गया, प्लस में m L1 प्लस में m अपॉन में L1, इसको ऐसे ही रख दिया। di2 बाई dt की जगह इसको पुट करना है, di2 बाई dt तो माइनस ई इंटू में L1 प्लस m अपॉन में L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर, ये माइनस के साथ ब्रैकेट में है, माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। अगर माइनस कर देगा तो L1 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ई यहाँ से कॉमन हो जाएगा, जो कॉमन टर्म हो उसको एक साथ कर लेते हैं, माइनस ई बाई L1 एक साथ बाहर, अंदर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर, ये टर्म पूरा पूरा ऊपर आ गया, प्लस में m L1 प्लस में एम स्क्वायर अपॉन में L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर, जो कट रहा हो उसको काट दीजिए, बाकी को रिमेनिंग रहने दीजिए। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, यहाँ से L1 कॉमन होके नीचे वाले L1 के साथ कट जाएगा, अंदर क्या बच गया, माइनस टाइम्स ऑफ ई L2 प्लस m अपॉन में L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर। पहले केस में आपने देखा था यहाँ पे माइनस ई L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, दोनों में कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ओवरऑल टर्म्स में से जब di बाई dt आप निकालेंगे, di बाई dt निकालेंगे, तो इसके टर्म्स में दोनों को हमको क्या करना था, ऐड करना था। अभी लिखा था ना ये कहीं, चलिए नहीं लिखा है तो यहाँ पे देख लेते हैं, di इक्वल टू di1 बाई dt प्लस ऑफ di2 बाई dt, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। इन दोनों ही टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस ई अपॉन में L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर, ये कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, L1 प्लस m प्लस ऑफ L2 प्लस m। ओवरऑल टर्म से फिर से हम वैसे ही कंपेयर करेंगे जैसे पहले के हिस्से पे हमने किया था।
ध्यान दीजिएगा, डी आई बाई डी टी, ये आई इक्विवेलेंट है, ई हमारा इक्विवेलेंट है, तो ओवरऑल टर्म किससे रिलेट होगा? एल इक्विवेलेंट से। तो ओवरऑल टर्म्स में जब डी आई इक्विवेलेंट अपॉन में डी टी ये बराबर हो ई इक्विवेलेंट अपॉन में एल इक्विवेलेंट से, तो कंपेयर करने पर हमें एल इक्विवेलेंट मिल जाएगा L1 प्लस L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस L2 माइनस प्लस टाइम्स ऑफ 2m के। हमारे पास इक्विवेलेंट क्या मिल गया? डी आई बाई डी टी का इक्विवेलेंट मिल गया एल इक्विवेलेंट L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर अपॉन में L1 L2 L1 प्लस M2 L2 प्लस 2m। यहाँ से आपको पता चलता है दोनों के बीच में रिलेशन, कब फ्लक्स ज़्यादा है कब कम है। पहले केस में फ्लक्स क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी। पहले केस में जब फ्लक्स सपोर्ट कर रही थी तो यहाँ प्लस की जगह क्या आया था? माइनस आया था। प्लस की जगह यहाँ माइनस आया हुआ था। माइनस का मतलब है ये ओवरऑल टर्म कैसा होगा? कम होगा उस केस में। अगर ये कम है तो वहाँ पे एल इक्विवेलेंट का मान ज़्यादा होगा, एल ज़्यादा होगा तो फ्लक्स क्या होगी? ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे के फ्लक्स के रिवर्सल हो रहा है, फ्लक्स कम हो जानी चाहिए। फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस, इसमें क्या हो गया? प्लस। अगर ये प्लस है मतलब कि ये ओवरऑल टर्म्स ज़्यादा है, नीचे का टर्म अगर ज़्यादा है तो ये टर्म क्या होगा? कम होगा। एल इक्विवेलेंट अगर कम है तो डेवलप होने वाली फ्लक्स कैसी होगी? कम होगी। इसीलिए पोलैरिटी बहुत मैटर करती है हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ते समय। हमने क्या देखा? पहले केस में जब हमारे पास दोनों डॉट समान थे तो यहाँ पे माइनस आया था। अब दोनों डॉट अलग अलग हो गए, अब इसमें डॉट एक यहाँ बन रहा है, दूसरा डॉट यहाँ बन रहा है। अगर दो डॉट अलग हो गए तो फ्लक्स कैसा हो गया? अपोज कर गया। क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब इसी का हम कंक्लूजन देख लेते हैं। अब हम आगे कंक्लूजन की बात करेंगे तो हम देखेंगे, हमने वाइंडिंग्स में पैरेलल वाइंडिंग्स के केस में जैसे हमने सीरीज में 4 केस देखे थे, वैसे ही इसमें भी हमको 4 केस मिलेंगे। जब दोनों वाइंडिंग ऊपर साइड में सेम डॉट के साथ हों। दूसरे केस में जब दोनों वाइंडिंग ठीक रिवर्स इसके अपोजिट केस के साथ हों। इसमें भी जब ये सेम केस के साथ हों, इसके ठीक रिवर्स ये 4 केस पॉसिबल हैं। अब हमें फॉर्मूले तो सबके लिए डिराइव नहीं करना था, हम इसी के आगे देख लेते हैं कि डायरेक्ट हम कैसे फॉर्मूला लिखें। अभी आपने देखा पहले केस में फॉर्मूला क्या आया था? एल इक्विवेलेंट बराबर L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m। ये आपको मिला था फॉर्मूला। इसमें ध्यान दीजिएगा कैसे हम ये फॉर्मूला याद रखें। इस केस को हमने सॉल्व किया था, इसमें L इक्विवेलेंट हमारे पास मिला था L1 L2 माइनस ऑफ एम स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस L2 प्लस टाइम्स ऑफ 2m।
ओवरऑल अगर हम बात करें इस पोलैरिटी से, अब हम इस पोलैरिटी को अपने आप लिखेंगे तो अब हम देखेंगे इन दोनों केस में सेम पोलैरिटीज हैं। याद रखने के लिए दोनों को हम एक वायर को कट कर दें कहीं से। एक वायर को हमने यहां से कट कर दिया, बीच से तोड़ दिया। अगर इस वायर को आप तोड़ेंगे तो ये पीछे जाके नीचे लटक जाएगा कि नहीं लटक जाएगा? ये वायर इस पॉइंट से आके नीचे लटक गया। ये जो पोलैरिटी थी अब वो यहां पे आ जाएगी। अब ये पोलैरिटी पहले सीरीज केस याद कीजिए। सीरीज केस में जब यहां पे पोलैरिटी हो और अपोजिट डायरेक्शन में पोलैरिटी हो तो क्या होता था? -2m। क्या होता था? -2m। यहां पे क्या आ गया? L1 + L2 -2m। दोनों ही केस में आप देख रहे हैं ऊपर के हिस्से पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऊपर के हिस्से पे चेंज नहीं है तो नीचे के हिस्से का चेंज हमें समझना है, याद रखना है। हमने क्या कर दिया, ये दोनों की पोलैरिटी आपस में क्या हो गई? रिवर्स हो गई। अगर पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो यहाँ पे -2m आता था सीरीज में यहाँ -2m आता था, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट क्या रख दिया? -2m। वैसा ही केस हम यहाँ काट के देखें। इस वायर को हम यहाँ से कट कर दें। ये वायर यहाँ से टूट करके नीचे आके यहाँ लटक जाएगा। इसकी पोलैरिटी यहाँ है तो इसकी पोलैरिटी यहाँ पे बन जाएगी। पोलैरिटी यहाँ बन गई। तब ध्यान दीजिएगा, अब सीरीज केस में जब सेम पोलैरिटी सेम साइड पे होती थी तो वहाँ पे क्या मिलता था? प्लस। क्या मिलता था? प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। क्लियर है? वैसे ही अब यहाँ पे अपने आप लोग बताएंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसको हमने लटका दिया फिर से। इसकी पोलैरिटी यहाँ थी तो यहाँ बन गई। ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी है कि नहीं है? ऊपर से देखने पर ये दोनों आपस में अपोजिट पोलैरिटी हैं। तो ये पोलैरिटी इन दोनों का अगर अपोज कर रही है तो अब जब लिखेंगे तो L इक्विवेलेंट लिखा जाएगा L1 L2 -m²। ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया दोनों में, सभी जगह पे। नीचे L1 + L2 -2m। L1 + L2 -2m। वैसे यहाँ कट करके देख लीजिए। इसको जब आप कट करेंगे तो ये नीचे आके यहाँ लटक जाएगा। ये पोलैरिटी जो यहाँ दिख रही थी वो यहाँ आ जाएगी। पोलैरिटी कट करने पर आपको पता चल गया ये यहाँ पहुँच चुका है। जब इसके साथ देखेंगे अब तो ये कैसा बन जाएगा? L1 L2 -m²। ये तो कांस्टेंट सबके साथ है। नीचे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम पोलैरिटी के साथ क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। मतलब L1 + L2 प्लस में 2m। पहले केस में इक्विवेलेंट आपने देखा L1 L2 -m² अपॉन में L1 + L2 -2m। दूसरे केस में L इक्विवेलेंट आपने देखा L1 L2 -m² ओवरऑल अपॉन में L1 + L2 प्लस में 2m। तीसरे केस में आपने देखा L1 L2 -m² अपॉन में L1 + L2 -2m। लास्ट केस में आपने देखा L1 L2 -m² ओवरऑल अपॉन में L1 + L2 प्लस में 2m। अब इसको याद रखना हमारे ख्याल से ज़्यादा आसान होगा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो अब नेक्स्ट जब देखेंगे तो हम ट्रांसफॉर्मर्स के केस में इनकी पोलैरिटीज देखेंगे। वहाँ पे इसका क्या इफेक्ट आता है, ईएमएफ के साथ इसका क्या इफेक्ट रोल प्ले होता है। आज के लिए इतना ही।